जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरे युवा साथी, स्नेही छात्र छात्राएं, आप सभी के बीच मैं एक बार फिर उपस्थित हूं, लेकिन इस अनुरोध के साथ अभी तक हमने हिंदी विषय से जुड़े काफ़ी वीडियो आपके बीच भेजे, आपने सराहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको लग रहा होगा कि सर बोर्ड छोड़ के कुर्सी पर बैठ के कोई बातचीत करना चाहते हैं। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर एक खास बातचीत करने के लिए मैं आपके बीच में आज उपस्थित हूं। और यह बातचीत खास तौर से आपके लिए है, मेरे सभी स्नेही छात्र छात्राओं के चिंतन मनन के लिए है, क्योंकि जहां आपके अभिभावक आज दिन रात एक करके इस भीषण कोरोना काल में 2 जून की रोटी के लिए दिनों रात एक किए हुए हैं, निश्चित रूप से वह सम्मान प्रणाम के हकदार हैं। और आज की इस परिस्थिति को देखते हुए मैं देश के समस्त डॉक्टर्स, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, बैंक कर्मी एवं विभिन्न विभागों से के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी, उन सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साथ में व्यापारी, मजदूर, किसान सभी को प्रणाम करता हूं। और विशेष रूप से अपने सभी शिक्षक साथियों का मैं पुनः हृदय से आभारी हूं कि इस भीषण कोरोना काल में भी किस तरीके से वह अपनी विभाग की स्थिति को संभाले हुए हैं। शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं, हमारा घर हमारा विद्यालय, चाहे विद्यालय में प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम हो या जहां उनकी ड्यूटी चेक पोस्ट आदि पर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लगाई जा रही है, उन सब का निर्वाह करते हुए समस्त शिक्षा वर्ग से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और मूल बात पर आता हूं जिसके लिए आज मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं। आज की जो मेरी चर्चा का विषय है वह मेरे द्वारा कोई तैयारी करके नहीं बताई गई है। सिर्फ आपके जो प्रश्न आपके दिमाग में वर्तमान परिस्थितियों को लेकर जो प्रश्न आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मैं उपस्थित हूं। आपके जो प्रश्न है, पहला प्रश्न तो ये है आपका कि सर ये कोरोना काल कब तक चलेगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि इस कोरोना काल में जो लगातार हमारे अभिभावक तो अपने कार्य के सिलसिले में बाहर है और हमसे घर पर रहने को कहा जा रहा है, तो ये अब अकेलापन से हमको बोरियत होने लगी है। तीसरा, हम क्या करें, ऐसे समय में हम क्या करें। कुछ एक आपके ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगे। बस निवेदन आपसे इतना है कि आप अंत तक वीडियो से जुड़े रहें, क्योंकि मेरा जो चिंतन और सुझाव, समझाइश वो सब आपके लिए है और आपको पसंद आएगी। शायद आपकी दशा और दिशा बदलने में सहायक हो सके, यह मेरा प्रयास है। तो आपका पहला प्रश्न यह है कि कोरोना काल कब तक चलेगा। तो इसका उत्तर यह है कि यह तो प्रगति माँ के ऊपर है। प्रगति हमसे नाराज है। प्रगति का यह एक तमाचा है हमारे ऊपर। हमसे हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हमने की हैं और उन्हीं गलतियों के परिणाम स्वरूप ये आपदाएं विपदाएं आती हैं। और ऐसी ही एक आज आपदा विपदा जो केवल आपको नहीं, एक वैश्विक महामारी के रूप में है। सिर्फ आपके घर पर, क्षेत्र, प्रदेश तक यह सीमित नहीं है, यह विश्व स्तरीय समस्या है। और इस विश्व स्तरीय समस्या के लिए जहां पूरा समूचा विश्व, समूचे राष्ट्र इस काम में लगे हुए हैं, कुछ ही दिनों की देर है, तो आप यकीन मानिए ये प्रगति ने हमको कुछ शिक्षा दी है। ये इस शिक्षा को ग्रहण करें और घर पर रहें। इसका तो यह प्रभु की मर्जी के ऊपर है कि कोरोना काल कब तक चलेगा। प्रगति, घर पर ही व्यस्त रहें और अपने आप को संभाले रहें। समय बहुत जटिल समय से हम और आप गुजर रहे हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि सर मैं ये अकेलापन हमको खाए जा रहा है, कब तक। उसी से जुड़ी एक और बात कि क्या बस अब जीवन ऐसे ही चलने वाला है, हमें जीवन भर ऐसे ही अकेले एकांत में ही रहना पड़ेगा।
तो मित्रों, मैं आपके बीच में एक बहुत शानदार दृष्टांत दे करके आपकी इस बात को का प्रश्न का उत्तर मैं देने वाला हूं। ध्यान से सुने। एक बार एक राजा ने अपने दार्शनिक मित्र से पूछा। राजा वैभवशाली था, संपदा अतुलित उसके पास संपदा थी। उसके बीच में उसने एक बार अपने पद के मध्य में उसने दार्शनिक से कहा कि देखो, आज मेरे पास सब कुछ है और मेरा बहुत शानदार समय है, लेकिन मित्र तुम दार्शनिक हो, कुछ ऐसा आज मुझे बताओ, कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा कहो कि जिससे मुझे सुख में भी दुख का एहसास हो, और जब कभी मैं दुखी हूं तो मुझे सुख का एहसास हो। दार्शनिक ने कहा, निश्चित रूप से राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और जहां राजन बैठा करता था उसके सामने की दीवार पर दार्शनिक ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। आप भी ध्यान से सुने उस बात को। दार्शनिक ने लिखा कि यह समय भी नहीं रहेगा। पुनः दोहरा रहा हूं, यह समय भी नहीं रहेगा। राजा ने, जो सत्ता के मद में, वैभव में था, उसने एक बार उसे पढ़ा कि यह समय भी नहीं रहेगा, यानी मेरा राजपाट, वैभव, ये शरीर, ये संपदा, ये यौवन, सब कुछ नष्ट होने वाला है। जी हाँ, यह सब कुछ नष्ट होने वाला है। ये प्रगति की व्यवस्था है, यह समय है, यह काल चक्र है जिससे सबको गुजरना पड़ता है। राजा ने निश्चित रूप से कहा कि मित्र, तुमने चिंतन योग्य बात की है और मुझे जगाया है। मैं जिस पद के मद में था, मुझे जगाया है। ठीक यही बात मैं आपके बीच में करना चाह रहा हूं कि जो दार्शनिक ने उत्तर दिया कि जब आप सुख में हो तो दुख का एहसास हो, और जब कभी दुख में हो तो आपको सुख का एहसास हो। ठीक यह उत्तर आज की परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं सटीक बैठता है कि जब हम दुख में हैं, वास्तव में आज विपदा का समय है, ऐसे समय में हमें यह लग रहा है कि यह समय कब तक चलेगा। तो वही दार्शनिक का उत्तर आपके बीच में भी है कि यह समय भी नहीं रहेगा, यह समय भी नहीं रहेगा। निश्चित रूप से यह समय बदलने वाला है, और हम तो आशा और विश्वास करते हैं कि बहुत जल्दी भारत इसकी घोषणा करे। और ये हमारा विश्वास है कि रात अंधेरी कट चुकी है, शुभ प्रभात होने को है। ऐसे इस विश्वास के साथ हम और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा विषय ये है कि ये अकेलापन, तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूं कि जिसे आज आप अकेलापन कह रहे हैं, यह अकेलापन, देखिए अकेलेपन ये आपके दृष्टि के ऊपर है। कहा भी गया है कि आप अपनी दृष्टि बदलो, दृष्टिकोण को बदलो, तो ये सृष्टि, समूची सृष्टि बदल जाएगी। यानी आपकी दृष्टि बदलते ही ये सृष्टि आपको बदली बदली सी लगने लगेगी। दोष हमारी दृष्टि में है, हमारी जैसी दृष्टि है वैसी हमको सृष्टि दिखती है। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि जिसे आज आपके अभिभावक आपसे बोल रहे हैं कि आप घर पर रहें, और आप जिसे अकेलापन कहते हैं, तो जो अकेलापन है भाई, अकेलापन जहां मूर्खों के लिए दुखदाई होता है, भाई यही अकेलापन जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका चिंतन श्रेष्ठ है, उनके लिए बहुत आनंददायी होता है। वास्तविक रूप से अगर पूछा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से कहें या किसी दर्शन की सोच से कहें, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप उम्र में भले ही बहुत छोटे हो, लेकिन ये आपके लिए एक बात आपके बीच में आपके चिंतन के लिए छोड़ रहा हूं कि अगर वास्तव में देखा जाए तो यह जो जीवन है वह अकेलेपन से एकांत की यात्रा है। जी हाँ, चिंतन करना इस बात का, ये अकेलेपन से एकांत की यात्रा है। इनमें क्या अंतर है? भले ही आपको ये पर्यायवाची लग रहे हो, अकेलापन एकांत, नहीं, इसमें बहुत अंतर है। अकेलापन था, ये अकेलापन आपको बोरियत देता है, ये अकेलापन आपको दुख देता है, लेकिन जो एकांत है ना, वह आनंद देता है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र से हुए हैं, और जितने भी कुछ सृजन करना चाहते हैं, वो एकांत की ओर भागते हैं। उन्हें यह भीड़ बोझिल लगने लगती है। जो कुछ निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए एकांत बहुत आवश्यक है। मैं बड़े आदर से आपके बीच में एक नाम लेना चाहूंगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री परमादरणीय जवाहरलाल जी नेहरू। क्रांति के समय जब अंग्रेजों से दो दो हाथ करते हुए
और अंग्रेजों ने उनको अहमदनगर की जेल, सन 1944 का वो समय है जब अहमदनगर की जेल में उन्हें रखा। और उस समय की जेलें आज की जेलों की तरह सुख सुविधा युक्त नहीं होती थी, काल कोठरी हुआ करती थी। वहां पर यातनाएं मतलब एक कष्टप्रद होती थी। तो उस एकांत में भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी रोए गाए नहीं। उन्होंने उसके लिए कहा, मैंने पूर्व में ही कहा कि जिनके लिए जो बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसे ही कोई इस देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। बुद्धिजीवी हैं, उनके पास चिंतन है, तो उनके चिंतन का परिणाम ये हुआ कि उस अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो महीना, इतने 6 माह का उनको जो समय मिला, उस 6 माह के समय में भी उन्होंने कुछ ऐसा खास कर दिया जो आज भी आप युवा वर्ग के लिए, छात्र छात्राओं के लिए सदैव पथ प्रदर्शक है और रास्ता दिखाने वाला है। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसी अद्भुत पुस्तक लिख डाली जिसे मैं ग्रंथ भी कहूँ तो कम है, भारत एक खोज। भारत एक खोज कोई बहुत आलीशान भवन में बैठ के नहीं लिखा गया। भारत एक खोज ऐसी ही परिस्थितियों के बीच में एकांत में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी ने अहमदनगर की जेल में सन 1944 में, ये आपका अप्रैल से सितंबर के महीने में लिखा। और ऐसा लिखा कि बस लोग आज भी पढ़ें तो कुछ हमें मार्गदर्शन और रास्ता मिलता है। उसके बाद निकलने के बाद लोगों ने, एक कुछ वर्षों बाद लोगों ने, आमजन ने उनसे, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नेहरू जी जो आपने उस समय लिखा था वो अब तक नहीं लिख पाए। बोले समय ही नहीं मिला। वो एकांत अब कहाँ, जो एकांत मुझे अहमदनगर की जेल में मिला था। मेरे कहने का आशय ये है कि ऐसा नहीं कि आप जेल में ही जेल के गुणगान गाने लगो कि जेल में ही कन्हैया जन्मे तो हमें भी जेल जाना। ये कोई ऐसा, मैं आपको जेल जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। आज का समय, बदली हुई परिस्थितियाँ, मेरे कहने का आशय एकांत को है। एकांत किन किन लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है, आप भी चिंतन करो तो आपके लिए भी लाभकारी है। एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बात और कहूँगा कि जिनकी भी वैज्ञानिक सोच होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, उनके मन में, उनके समक्ष हमेशा एक प्रश्न रहता है, क्या, क्यों और कैसे। ये छात्रों के लिए सबसे जरूरी, आप अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं, आप जो भी आपकी विषय संबंधी पुस्तक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्या, क्यों और कैसे। जब आपका ये दृष्टिकोण होगा, इस दृष्टिकोण को कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमेशा आपका चिंतन हर बात को लेकर होना चाहिए। कुरीति और अंधविश्वास से हटके आप पढ़ने वाली युवा हैं तो आपके बीच में क्या, क्यों और कैसे का चिंतन हमेशा होना चाहिए। ऐसा ही चिंतन करने वाले हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिनका मैं एकांत को लेकर उदाहरण दे रहा हूं, एक बार बैठे हुए थे सेब के बगीचे में, सेब उनके सिर पर गिरा। तो चूंकि एकांत में थे, चिंतनशील थे, क्या, क्यों और कैसे, उनके क्या, क्यों और कैसे, उनके समक्ष ये प्रश्न था कि क्या, क्यों और कैसे। आज के हमारे बच्चों के कहें, कुछ युवाओं के ऊपर तो सेब क्या गिरे, पूरा चक्की का पार्ट भी उठा के पटक दो तो उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों गिरा, कैसे गिरा। उनके मन में कोई ऐसा जो है, उनके जिनका दृष्टिकोण है न्यूटन की तरह, तो उन्होंने तुरंत कहा क्या, क्यों और कैसे। यानी कि ये सेब का काम तो गिरना है, लेकिन उनका चिंतन ये था कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, और इस पर उन्होंने खोज की। और इस खोज का ये परिणाम रहा कि उनके द्वारा जो खोज की गई, आज हमारे बीच में गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम एकांत में चिंतन करते हुए जब सेब उनके ऊपर गिरा, वहां से उनके द्वारा जो खोज की गई रिसर्च, तब जाके ये इतना महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे बीच में आया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके बीच एकांत को लेकर के चर्चा में किए जा सकते हैं। आचार्य चाणक्य, जिनका नाम भारत के इतिहास में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, बहुत मौन व्रत में रहते थे, बहुत एकांत सेवी थे, और उनकी एकांत का परिणाम ये रहा कि उनके अंदर इतनी सृजनात्मकता आ गई, उनकी अंदर इतनी सोच विकसित हुई कि एक साधारण से बालक चंदू को
उन्होंने महान सम्राट चंद्रगुप्त बना डाला, क्योंकि उनका चिंतन था, उनकी मोटिवेशन स्पीच इतनी अच्छी उस समय हुआ करती थी। यह मैं बात आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि समय समय पर अगर आप एकांत में हैं तो आप क्या क्या करें उनके बीच में। जैसे मान लीजिए आप एकांत में हैं तो उसको अपना एकांत को अपना सहारा बनाइए, उसकी आप अपनी सृजनात्मक सोच रखिए। जैसे वर्तमान में अगर आप छात्र छात्राएं हैं तो आप अपनी उन कमियों को दूर कीजिए जो कमियां किसी समय आपको परेशान किए रहती थी। मान लीजिए आप देश के नामी ग्रामी कोचिंग संस्थान कोटा, इंदौर, दिल्ली, इलाहाबाद, ग्वालियर में अध्ययन कर रहे थे और आज कोरोना काल में आपको वापस आना पड़ा। ऐसे समय में आप उन कमजोरियों को अपनी को दूर कीजिए जो कमजोरी आपको कोचिंग संस्थानों में परेशान किए रहती थी। ठीक उसी तरीके से आप विद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर के छात्र छात्रा हैं। निश्चित रूप से कोई पूर्ण नहीं है, ना मैं ना आप। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम सब एक विद्यार्थी हैं, जीवन भर हमको पढ़ना है, जीवन भर हमको सीखना है। तो अब समय है उन चीज़ों को कि सीखें, क्योंकि कल के दिन समय सब कुछ ठीक आने वाला है। उस समय पर ये कमजोरियों को दूर करने का आपको समय नहीं रहता। इन कमजोरियों को आज आप दूर कर सकते हैं। जहाँ तक मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आपको बताऊं कि प्रदेश शासन ने मार्गदर्शन के लिए भी आपको बहुत सारे रास्ते विकल्प खोल रखे हैं। जहाँ एक और आपके YouTube, WhatsApp वगैरह पर हर चीज डली हुई है। आप केवल प्रश्न बोलिए, किसी कल्प वृक्ष की तरह नेट आपको मदद कर रहा है और YouTube पर आपके हर प्रश्न किसी भी विषय से लेकर हो, हर प्रश्न का उत्तर आपको वहाँ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त देश की नामी ग्रामी जो कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने भी आपके लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग खोल रखी है। इसके अतिरिक्त मैं आपके बीच में यह भी बात रखना चाहूँगा, जो मेरे कुछ छात्र छात्रा मेरे को बताते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसा शिक्षण सामग्री मटेरियल, जिस शिक्षण सामग्री मटेरियल को बड़े बड़े कोचिंग संस्थान सिर्फ अपने छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित रखते थे, आज उन्होंने ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध करा रखा है। कोरोना की परिस्थिति आप देखिए। जहां तक मैं प्रदेश शासन की बात करूं, प्रदेश शासन की ओर से दूरदर्शन पर बहुत बहुत अच्छे कार्यक्रम विद्यालयीन कक्षाओं के लिए आ रहे हैं। मैं स्वयं उनको देख रहा हूं। प्रतिदिन डिजीलैब के माध्यम से सभी स्कूलों में डिजीलैब ग्रुप बना रखे हैं। डिजीलैब हेतु प्रतिदिन प्रदेश स्तर से सामग्री भेजी जा रही है, जो सामग्री विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप डिजीलैब के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कभी आपके जो अभिभावक हैं इन बात को लेकर डाटा करते थे मोबाइल छोड़ो, पिटाई भी हुई आपकी कई बार यही मोबाइल और पर यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह के लिए। लेकिन आज ये सब चीज़ें आपको जो विपरीत स्थिति में कल तक आपके लिए समस्याग्रस्त बने हुए थे, आज वही सब आपके विपरीत परिस्थिति में सहारे बने हुए हैं। जरूरत है आपको सदुपयोग की। ये संघर्ष का समय है। शायद संभवतः आप अध्ययन कीजिए, देखिए डार्विन का संघर्षवाद है और उसको आप पढ़ेंगे व्याख्यात्मक, तो ये जो सूत्र निकल के आएगा कि विपरीत परिस्थिति में, संघर्ष के समय, जिसके अंदर अनुकूलन होता है, जिसके अंदर परिस्थितियां होती हैं कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अपने आप को अनुकूल कर सके, बस वही इस संघर्ष के दौर में जीवित रहता है। वह चाहे इस जीवन से जुड़ी बात हो, चाहे आपकी पढ़ाई से जुड़ी बात हो, रहेगा वही। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में देल होगा वह दिया जलता रहेगा। ठीक है ना? ध्यान रखिए, आपको अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत रखना है। तो मैंने आपको बताया, ये आपका दूरदर्शन, डिजीलैब, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह, इनके माध्यम से आप अध्ययन करिए। और मान लीजिए कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते आप कमजोर होने लगे, मानसिक स्थिति आपकी कमजोर हो रही, तो ऐसे समय में बहुत अच्छे मोटिवेशन गुरुओं की मोटिवेशन स्पीच आपके YouTube पर उपलब्ध है, उन्हें सुने। उनसे आपके जीवन में एक उत्साह आएगा।
इस संदर्भ में थोड़ा सा बात करें। समय ऐसा नहीं कि आज ये मोटिवेशन स्पीच उपलब्ध है, मोटिवेशन गुरु उपलब्ध हैं। समय समय पर अगर थोड़ा मैं आपके ध्यान में लाने के लिए कुछ उदाहरण रख रहा हूँ। सब जो लोग सफल हुए हैं उनके जीवन में मोटिवेशन स्पीच का अपना महत्व है। रामचरितमानस में जहाँ एक ओर हम प्रभु श्री राम की ध्वजा पताका फहरा रही है, सभी जानते हैं उस राम जी की विजय में जिसका हाथ है, सबसे अधिक हाथ है, बताइए कौन? निश्चित रूप से आपकी जुबान से बड़ा ही प्यारा नाम श्री हनुमान जी का निकला ही होगा। लेकिन हनुमान जी की सफलता के पीछे भी कोई था, तो वो कौन है? तो वो आपको याद करना होगा। श्री हनुमान जी महाराज की सफलता के पीछे भी जो थे, उनके मोटिवेशन गुरु थे जामवंत जी। जब लंका के इस पार सभी लोग खड़े हुए थे, कौन जाए कैसे जाए, तो आज के युवा की तरह श्री हनुमान जी महाराज भी शुद्ध बुद्ध भूले हुए बैठे थे। उन्हें भी कोई होश नहीं था। जैसे आज के युवा को अपने बल का, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता का कोई भान नहीं है, ऐसे हनुमान जी महाराज भी भूले हुए थे। तब श्री जामवंत जी ने उनको एहसास कराया कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाई। और साथ में उनसे कहा कि आपका जन्म तो रामकाज के लिए हुआ है, आपको ऐसे बैठने के लिए, शुद्ध बुद्ध भुलाने के लिए थोड़ी हुआ है। तो एक मोटिवेशन स्पीच उनने दी। यही बात को अगर संदर्भ आपके लिए है, तो आपका जन्म, तो आप जो युवा, श्रेष्ठ युवा हैं इस भारत भूमि के, आपका जन्म कुछ खास करने के लिए हुआ है। और आपका रामकाज बस यही है कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हुए परम वैभव के शिखर पर इस राष्ट्र को ले जाएं। इसके लिए आपको कार्य करना है, इसके लिए आपको पढ़ना है, इसके लिए आपको चिंतन मनन करना है। ये कोरोना जैसी स्थितियां तो आएंगी और आपके पास समय मिला है कुछ सोचने करने के लिए। तो अभी मैंने एक जामवंत जी का उदाहरण दिया आपको मोटिवेशन स्पीच के रूप में। ठीक इसी तरीके से आज के युवा की तरह अर्जुन भी जब कुरुक्षेत्र में भटक गए, उनका मन भटक गया और उन्होंने धनुष बाण फेंक दिए। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, धर्म अधर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, मैं नहीं लड़ता, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। तो ऐसे समय में हम सबके आराध्य प्रभु श्री कृष्ण ने उनको जो उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, मतलब आप ये देखिए भारत भूमि वह भूमि है कि जहाँ युद्ध के मैदान में भी उपदेश दे दिए जाते हैं। आप भी देख रहे हैं कोरोना काल है, इस पर भी मोटिवेशन स्पीच बन गई, आपसे चर्चा हो गई मेरी। और चीजें बहुत हंसते हंसाते, मैंने कोई आपसे ऐसी बात नहीं की कि आप खिलखिलाएं, मैं आपको हंसाऊं, मैं आपको चुटकुले सुनाऊं, मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। ये कोरोना काल को लेकर भी आपसे बातचीत की जा सकती है। तो मैं आपसे कह रहा था, यह देश वह देश है, यह वह भारत भूमि है कि जहां पर युद्ध के क्षेत्र में भी उपदेश दिए जाते हैं। और प्रभु श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, जिसे आज और हम गीता के उपदेश के नाम से जाने जाते हैं, और पूरा का पूरा उपदेश सुनने के बाद जो हारा थका निढाल अर्जुन था, एक उत्साह के साथ उठ खड़ा हुआ, आज्ञा कीजिए मुझे क्या करना है। और समूचा राष्ट्र, समूचा विश्व इस बात को जानता है कि अर्जुन ने जो धर्म क्षेत्र के लिए युद्ध लड़ा, उसके लिए मोटिवेशन स्पीच के रूप में प्रभु श्री कृष्ण का प्रेरणादायी उद्बोधन ही था। आचार्य चाणक्य का मैंने कहा है, ऐसे बहुत सारे हमारे गुरु समय समय पर हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं। आप भी ऐसे गुरुओं के संपर्क में रहिए कि जो आपको सतत 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 इस बाबत मार्गदर्शित करते रहे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपनी कीमत समझें। आप युवा हैं, युवाओं को जो यौवन है आपका, जो आपका जीवन है, इससे इस पूरे जीवन को, जो आपके जीवन का जो समय होता है, तो इसे स्वर्णकाल कहा गया है। युवा जीवन स्वर्णकाल होता है, ये आपका यौवन है, ये स्वर्णकाल है। तो स्वर्णकाल की आप कीमत समझें। ये कोरोना काल से लड़ने के लिए आपका जो संघर्ष का समय है, आप इसको अपने घर पर, जो आपके परिवार ने आपसे अपेक्षाएं लगा रखी हैं, उन अपेक्षाओं को आप पूर्ण करें और घर पर अध्ययन करें। इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि हमारे युवा शिक्षक
जो छात्र छात्राएं हैं वो कम होनहार है, बहुत होनहार है, और कभी कभी हम इस गलत फहमी में भी आ जाते हैं हम तो बहुत होशियार है। पुनः ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कि हम तो बहुत होशियार है, ये गलत फहमी कभी हमको खा जाएगी। आप लोगों ने सुना होगी, एक वो दृष्टांत मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो एक खरगोश और कछुए की कहानी। निश्चित रूप से खरगोश है, चपल है, चंचल है, तेज है, दौड़ने वाला है, तो उसके बीच में ये गुमान था कि मैं तो बहुत तेज चलने वाला हूँ, तेज दौड़ने वाला हूँ। तो एक बार ऐसी ही कछुआ और खरगोश के बीच में, इस बाबत दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो गया, कौन पहले वहां तक पहुंचता है। और दोनों के बीच में ये शर्त लग गई कि जो पहले उस पेड़ के पास पहुंच जाएगा वही जीता कहलाएगा। खरगोश इस मुकालते में था कि मैं तो हमेशा से ही तेज दौड़ता हूं, और जो कछुआ है उसकी धीमी चाल है, वो क्या रेंग रेंग कर चलेगा, आज से चलेगा कल तक पहुंचेगा। उसका बारे में उसकी ऐसी सोच थी, और परिणाम यही हुआ, शाम को शर्त लगी कि कौन वहां पहले पहुंचेगा। शर्त प्रारंभ होने वाली है, यह सोच करके शर्त को तय करके खरगोश गया और अपने स्थान पर जाकर सो गया। बोले उठूंगा, थोड़ी एक झपकी ले लूं और उठूंगा और तेज दौड़ के पहुंच जाऊंगा, जब तक ये कछुआ रेंगता रेंगता कहां तक पहुंचेगा। आपको पता है उस कहानी में यही हुआ अंत की खरगोश को झपकी लग गई। तब तक सने सने चरे बेती धीरे धीरे कछुआ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। यानी कि जो हमारे युवा साथी इस मुगालते में हैं कि हमने कोचिंग संस्थानों पर बहुत पढ़ लिया है, आज परिस्थितियों के कारण आपके अपने गृह नगरों पर, घरों को वापस आपको लौटना पड़ा है, तो ये समय आप थोड़ा सा अपने लिए उपयोग करें। जो परिवार के आपके कह रहे हैं उस पर दिशा निर्देशों पर चलते हुए थोड़े समय आप ये ना सोचें मुझे समझ में आ रही है, मुझे आपकी परेशानी समझ में आ रही है कि बार बार आपके परिवार वालों द्वारा आपको घूमने फिरने के लिए टोका जा रहा है, पार्कों में आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, और आपको पीड़ा है बीते वर्षों में जो धार्मिक जुलूस, उत्सव, महोत्सव आप मनाते आए हैं, वह कसक आपके बीच में है। आपके अंदर, आपके जीवन में जो रागी आपका स्वभाव बन गया है, राग से तात्पर्य है कि बीते हुए एक अच्छे समय को याद करके दुखी होना। तो ये राग द्वेष छोड़ो और परिवार के साथ जुड़ो। परिवार की आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और इतनी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आपका बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आपका पूर्व का समय बहुत अच्छा रहा है। मैं आपसे बीच में एक दो पंक्ति भी इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि उज्जवल अतीत था, भविष्य भी महान है। उज्जवल अतीत था, भविष्य भी महान है, संभल जाए यदि वह जो वर्तमान है। यानी अपने वर्तमान को संभाल लो, बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। और अंत में, क्योंकि कोई भी बात युवाओं से, विद्यार्थियों से की जाए, स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। निश्चित रूप से उनका जो वाक्य है, घोष वाक्य है, युवाओं के लिए हमेशा जो प्रेरणा देने वाला है कि उत्तिष्ठा जागृते लक्ष्य प्राप्ये, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। बस उनके इसी घोषवाक्य के अनुसार आप अपने जीवन को, आप जगे हुए हैं, पुनर्जागरण का आपका समय है। जो बीते समय में आप थोड़ा सा अपनी उलझन में हैं, मेरी कोशिश है कि आप जागृत अवस्था में आके, आपके परिवार ने, हम सब ने, बाहर के लिए हम लोग कर रहे हैं, हम सब ने आपसे जो अपेक्षाएं लगा रखी हैं, उन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे। और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी, और कोई आपके मनोरंजनार्थ मैंने कोई बात नहीं की, आपके चिंतन के लिए की है। आप चिंतन करें, मनन करें, और एक विश्वास जो मैंने आपसे रखते हुए आपके बीच में ये बातचीत रखी है, उसी बातचीत के क्रम में पुनः आपसे यही निवेदन है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आपका बेहतर जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आपके अग्रिम जीवन के लिए बहुत 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 सफलता की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।